So very good evening everyone. This side Sanu, founder of Flames Clat, and today we have our last year student Arihant Jain. Arihant Jain एक ऐसे स्टूडेंट फ्लेम्स में आए, एक ऐसे फ्लेम्स के पार्ट बना लास्ट ईयर कि द पर्सन हु वांटेड टू गो इन एनएलएस बैंगलोर, द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट more effectively than elite, to be very honest, right? But how destiny changed. क्लैट में रैंक नियर बाई 700 आया और एलिट में रैंक यार 50 आया, 5050. That's why I used to say that कि both exam are really important for each and every aspirant. But before starting the session, I wanted to clarify certain thing with you guys, especially that कि जब भी आप किसी कंपटीशन में आते हो ना, तो you have to very sure that competition is about to eliminate the aspirant. It's not about to select the aspirant. कंपटीशन कभी बच्चों को सिलेक्शन के लिए नहीं बना है, एलिमिनेट करने के लिए बना है. क्योंकि सिलेक्शन करने के लिए अगर बनेगा तो फिर 1 लाख बच्चे अपियर तो फिर सबका हो जाएगा. तो कंपटीशन की जो कंपटीटर माइंडसेट होती है वो होती है कि एलिमिनेट करना है, बच्चे क्या करना है, हटाना है, और जो सबसे बेहतर है उनको लेना है. सो कंपटीशन इज नॉट गिविंग यू ऑप्शन दैट दे विल सेलेक्ट यू, they are giving you often that they will reject you if you will not complete, if you will not fulfill their effort level, their requirement. So try to understand the session by Arihant कि वो अभी एनएलयू दिल्ली में है, ही इज टेकिंग आउट ऑफ टाइम. आई टोल्ड हिम कि आ जाओ सेशन लेने. सोचो कि लास्ट ईयर ही वाज इन द सेम पोजीशन लाइक यू. वो यहीं पर था लास्ट ईयर, यहीं से तैयारी कर रहा था वो. उसको समझ में आ रहा था. 3 महीने पहले हमारी मुलाकात भी हुई लास्ट टाइम. इसी टाइम पर वो आया, इसी टाइम पर वो तैयारी स्टार्ट किया, और वो आज एनएलयू दिल्ली में पढ़ रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू, दैट हाउ इट्स वर्क. आखिरी 3 महीने में हमें कैसे तैयारी करनी होती है. ट्रस्ट मी, जैसे वो बताएगा तुम समझो. कभी कभी हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आती होगी कि हम तो बोल बोल कर थक जाते हैं. समझो कि कितना इंपॉर्टेंट है 3 महीना. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये 3 महीने में सिलेक्शन लेकर चले जाओगे. इस प्लेस से ज्यादा, पर्सनली मेरे से ज्यादा कोई नहीं चाहता है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए. आई रियली वांट टू मेंटेन द लिगेसी ऑफ दिस प्लेस विच इज हैपनिंग फ्रॉम द लास्ट 5 years बेटा. लास्ट ईयर अरिहंत तुम्हारी जगह बैठा था. अरिहंत को बताने मनस्विनी आ रही थी, ध्रुव आ रहे थे. इस बार अरिहंत गए हैं न्यू दिल्ली, आपको बताने के लिए आ रहे हैं. नेक्स्ट ईयर आप आओगे बताने. कुर्सी कभी एक की नहीं होती है. इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, प्लेसेस चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो इंस्पिरेशन है तुम्हारे लिए अरिहंत की. देखो कल ये भी यहाँ पे सुन रहा था इसी तरह, आज ये बोलने आया है. आज तुम सुन रहे हो, 3 महीने बाद तुम बोलने आओगे, कोई और सुनेगा. नहीं, कोई तुम्हें तब सुनेगा जब तुम उस जगह पे जाओगे. सो अरिहंत, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड वेलकम बैक टू होम. अरिहंत कैसा है भाई? थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। आपकी बातें सुन के पुराने दिन याद आ गए कि कैसे कैसे सब धीरे धीरे सीखा है यहाँ से और इवेंचुअली क्लैट एंड एलिट दिया, क्लियर किया। तो एफर्ट्स देखो सबको करने पड़ेंगे। धीरे धीरे यहाँ से सीखो और करते जाओगे तो हो जाता है एग्जाम एट द एंड क्लियर। कैसा लग रहा है एनएलयू दिल्ली लेकिन अरिहंत? आप तो ठीक है भैया, हेक्टिक है बट चल रहा है, आदत पड़ गई है। आदत पड़ गई है, फ्लेम्स के बहुत अच्छे से लोग हैं भैया। वहां पर, मुलाकात हो गई सबसे. हाँ जी भैया, बहुत है गेम्स का तो लगा लो, कम्युनिटी है एक्चुअली प्रॉपर। एनएलयू दिल्ली हाँ जी में का। कम्युनिटी है पूरी, सीनियर से लेकर जूनियर तक. सब सब हाँ ख्याल जी रख रहे भैया। हैं तुम्हारा. हाँ जी भैया, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है सब। अर्नव से मुलाकात हुआ, हाँ जी भैया। तन्मय सबसे से, मिला, सारे बहुत हेल्पफुल है। सारे हाँ जी हेल्पफुल है. भैया। चलो वेरी गुड. सो अरिहंत, जो आज का सेशन है जिसके लिए अपन लोग आज मिल रहे हैं, पहली बात, इट्स रियली ग्रेट टू सी यू मैन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. बट सेम है आज, भैया। बट एजेंडा क्या है कि यार 3 महीने हैं हमारे पास अरिहंत. हाँ जी भैया। इनको रियलिटी चेक दो. जितना ब्रूटल और ब्लंट हो सकते हो उतना ब्रूटल और ब्लंट हो. बी ऑनेस्ट. और इनको बताओ कि 3 महीने में सिलेक्शन हो सकता है. इनको कितनी इंप्रूवमेंट करनी है, और ये जाए एनलेस बैंगलोर एंड दिल्ली, उससे कम क्या डिजर्व करेंगे यार. यू हैव सही बीन बात इन है दिस भैया। प्लेस अरिहंत. तुम्हें पता है हाँ इस जी जगह भैया। क्या देता है, राइट? सो टेल देम, नर्चर देम. रेस्ट 1 hour इज फॉर यू अरिहंत. एंड गाइस सुनो इसे. पहले अरिहंत तुम अपनी बात बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ. उसके बाद इनसे डाउट लो. होस्ट हो तुम अब, है ना? सो आई होप दैट गाइस यू गाइस विल लिसन टू हिम केयरफुली व्हाट ही इज सेइंग. इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट लगती है, और पूरे सेशन को देखो और समझो कि क्या है.
Once again, Arihant, over to you. Thank you so much, man. It means a lot. तो आज का मेन एजेंडा रहेगा हमारा कि क्लैट और एट को दोनों को साथ मैनेज कैसे करें। अब 3 महीने बचे हैं आप सबके पास, तो उसे साथ में लेकर कैसे चला जाए। अगर हम देखेंगे दोनों एग्जाम मोस्टली मोस्टली सेम स्किल्स रिक्वायर्ड है, दोनों रीडिंग हेवी पेपर है, तो उसके लिए हमें साथ दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो इलेट में अलग से हैं क्लैट से, तो उनको हमें पहले पहले अलग से कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे इलेट में सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है वो है एआर का। लॉजिकल रीजनिंग में हम देखेंगे कि एलेट हमेशा एआर के क्वेश्चन जनरली आते हैं। तो एआर मैं लोगों को बताऊंगा कि एआर को आपको कैसे कवर करना है। एआर में सबसे 3 इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है स्लॉगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रेट। इन 3 टॉपिक से हमेशा एवरी टाइम एक ना एक क्वेश्चन जरूर आए। तो इनको सबसे पहले अच्छे से मास्टर करो। बाकी सभी टॉपिक्स भी करो, बट उनको बिल्कुल अच्छे से करो। एक बार सभी टॉपिक्स को अच्छे से कर लो, 2-3 बार अच्छे से कर लो, देन जो फ्लैट एंड के बीच का गैप होगा उसमें उन्हें अच्छे से कर। बाकी रीडिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। तुम्हें डेली 3-4 घंटे मस्त है रीड करना। अगर नहीं करोगे यार तो नहीं होगा। सभी बच्चे कर रहे हैं मेहनत, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सीरियसली बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे बच्चे बढ़ रहे हैं। जैसे आप सबने सुना होगा कि इस साल अबाउट 35% बच्चे बढ़ गए थे एग्जाम। तो आप सबको एफर्ट्स करने पड़ेंगे पूरे प्रॉपर। अब जैसे हम एआर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एआर में तुम जब तक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से माइन्यूटली नहीं करोगे ना, तो तुम्हें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। इस बार जैसे जो एग्जाम था तुम लोगों ने देखा ही होगा, उसमें कुछ क्वेश्चन थे जिनमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी था। लॉगिज्म के कई ट्रिकी क्वेश्चन थे, तो उनको अच्छे से करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से मास्टर करने ही पड़े। प्लेन्स में भी जैसे हमें तो करवाया था भैया ने बहुत अच्छे से, तो कोई कॉन्सेप्ट की कोई दिक्कत नहीं आती, तुम्हारे मार्क्स इंश्योर हो जाते हैं कि एआर से तुम्हें मार्क्स मिलेंगे ही मिले। देन एआर के बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है क्रिटिकल रीजनिंग। उसके क्वेश्चंस मतलब काफी ट्रिकी हो जाते हैं एलेट में। उसके लिए तुम्हें उसके लिए भी सेम चीज रहेगी कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को मास्टर करो, देन उनकी प्रैक्टिस काफी करो। हमारे भैया सिद्धांत भैया ने सेशंस लिए थे, काफी हेल्पफुल थे प्लेन्स पे। उनमें तुम्हें माइन्यूटली बताएंगे। शानू भैया के सेशंस होंगे, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, उनको अच्छे से अटेंड करना। एक भी सेशन बिल्कुल मिस मत करना कि इस सीआर में एक एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए, रीड कैसे करना है पैसेज को, और जो भी चीज आए उसे मतलब आपके लिए कुछ अनएक्सपेक्टेड भी आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है, पर्टिकुलरली हर सब्जेक्ट के लिए। कि कोई चीज नहीं आ रही है तो उसे हम कैसे हैंडल करेंगे, या कोई भी ऑप्शन है उसे एलिमिनेट कैसे करेंगे, वो सब आपको सेशन से बहुत अच्छे से पता चलेगा। एंड सीआर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझ के उसको अप्लाई करना बहुत अच्छे से आना है। अगर आप उसका मतलब पता है उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे तो कोई पॉइंट नहीं है। कि मतलब कॉन्सेप्ट आपको पता है, उसको अप्लाई अच्छे से करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है इंग्लिश सेक्शन। ये भी मतलब मेजर वर्क तो नहीं है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। ये जनरली इजी आता है, बट आपको इसको अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट एक बार पढ़ लेना, अभी 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं। तो मतलब हम इलेट के लिए इलेट का पैटर्न काफी अनप्रिडिक्टेबल सा है। तो हम बस लास्ट ईयर की पेपर्स एंड ऑल से रिलाई कर सकते हैं कि उनको देख कर कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको देख लें एंड आगे प्रोसीड करें कि मतलब किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, उस रेंज में सभी क्वेश्चंस कर लें। ग्रामर के लिए अगर कहा जाए तो ग्रामर के लिए तुम फ्लुएंस के कॉन्सेप्ट होते हैं, बाकी यूट्यूब पे भी तुम्हें मिल जाएगा सब। फ्लुएंस में सब करवा देते हैं ग्रामर के लिए। मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई थी ग्रामर में। ग्रामर के क्वेश्चन कर ग्रामर तुम अच्छे से करोगे तो पैसेज पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब पैसेज भी इजीली पढ़ पाओगे। एंड रीडिंग स्पीड भी तुम्हारी ग्रामर अच्छे से करने से बढ़ती है। एंड इंग्लिश में एक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबलरी। वोकैबलरी तुम्हें डायरेक्टली इतनी हेल्प ना करे, बट इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करती है। जब पैसेज पढ़ते हो तो उसको जब रीड करोगे, समझ पैसेज अपने आप समझ आने लगता है अगर तुम्हारी वोकैबलरी अच्छी है। जो मुश्किल पैसेज होते हैं जैसे फिलोसफी टाइप, वो मेनली बच्चों को उनमें दिक्कत होती है काफी। अगर तुम वोकैबलरी अपनी शार्प कर लो उस पर्टिकुलर जॉनरा में, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो कि डेली अपना एक रूटीन बनाओ कि रोज हमें 5 वर्ड्स लिखने हैं एक जगह पे, और उसे डेली लर्न करना है। ये ट्रिक भी हमें शामिल ने कहा था कि अगर तुम करोगे ना, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। कि एट द एंड तुम्हारे पास इतने सारे वर्ड्स हो जाते हैं कि उसको बार बार रिवाइज भी करते रहो अगर टाइम मिले तो। मतलब एट द एंड की तुम्हें कोई भी पैसेज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, सारे वर्ड से तुम फेमिलियर होते हो।
और अगर एग्जाम में बाई चांस सिनोनिम्स एंड इंटोनिम्स जैसी चीजें भी आ जाती है, वो भी तुम इजीली कर पाते हो। एंड नेक्स्ट इज जो इंग्लिश में है कि पैराग्राम्स एंड ऑल, वो उसके क्वेश्चंस कम आते हैं, बट प्रैक्टिस कर लोगे तो वो मतलब एक बार उन सबसे गो थ्रू कर लो, ताकि अगर बाय चांस इस साल आ जाए तो तुम उसको कर सको। एंड दो अगला सेक्शन जिसके बारे में बताऊंगा दैट इज जीके। जीके काफी ज्यादा ही अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें कुछ भी आ सकता है, लिटरली कुछ भी दे सकते हैं। तो उसके लिए तुम एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज, न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, मतलब सारी हेडलाइंस को अच्छे से पढ़ो। और कंटेंट चाहे तुम एक बार छोड़ दो, बट हेडलाइन जरूर पढ़ना सारी। एक्सप्लेन पेज आता है जैसे इंडियन एक्सप्रेस का, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ो। उसमें से एक एक लाइन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। और बाकी जीके टुडे एंड ऑल है, उस जीके टुडे के क्वेश्चंस होते हैं उसे देखो। फ्लेम्स के तुम्हें सोर्सेज करने ही पड़ेंगे, उससे इस बार भी लाइक दो तीन क्वेश्चंस तो मतलब फ्रंट के तीन चार क्वेश्चंस उसी से डायरेक्टली। तुम देखोगे फ्लेम्स की जीके शॉर्ट होता है सीरीज, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग भी एग्जैक्ट सेम होती है। उसको एक बार कर लोगे ना तो मतलब तुम श्योर हो जाता है कि जो एक एक्स्ट्रा एज मिलती है बच्चों को जीके में, वो उसी से मिलती है। एक लैट कौटिल्य होगा फ्लेम्स का एंड जीके शॉर्ट का। इन चीजों में तुम्हें ये ज्यादा बल्कि भी नहीं है कि जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन के क्या है कि कंटेंट काफी बल्कि मिलेंगे। कर सकते हो उन्हें भी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये तुम्हें एक एक्स्ट्रा एज देते हैं कि सारी चीज हर जगह एक सेम सिमिलर सा कंटेंट मिलेगा, ये पढ़ लो। बट जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो बिल्कुल डीप में जाके होते हैं, वो उन सब में तुम्हें अलग से, बिल्कुल अलग से होके मिलेंगे, ताकि तुम उसे एक बार दो तीन बार अच्छे से रीड जरूर करना। और लास्ट एग्जाम से पहले उनका प्रॉपर प्रॉपर रिवीजन बहुत जरूरी है। एंड वन लाइनर्स के लिए, मतलब क्लैट के लिए देखोगे तुम, टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो उसमें वन लाइनर्स भी काफी कवर होते हैं। वन लाइनर्स की तुम नोट भी जरूर बनाना कि एट द एंड जैसे क्लैट और इलेट के बीच में एक हफ्ता होता है, उसे तुम थोरली काफी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो वो एट द एंड बहुत हेल्पफुल होता है। वो नोट्स मतलब तुम 10-15 बार एट द एंड पढ़ लेते हो जब तुम्हारे पास टाइम होता है। इलेट के लिए वन लाइनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसे अच्छे से करना मिलता है। और मैं अब तुम्हें जर्नल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ एग्जाम को अप्रोच करने की। हमारे पास 120 मिनट्स है, उसमें हमें 150 क्वेश्चन करने हैं। तो और उसमें से सबसे मतलब जो जल्दी होने वाला सेक्शन है वो है जीके। तो अबाउट 10 मिनट्स लेता है हमारे। 10 मिनट्स में हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लेते हैं जितने हमें आते हैं। तो बचे हुए 110 मिनट्स में हमें 110 मिनट्स में जल्दी से सारे इजी इजी क्वेश्चंस करने हैं। कि पेपर को देखो, उसमें से जो भी क्वेश्चन तुम्हें इजी लगे फटाफट उन्हें कर लो, ताकि तुम्हारा मोस्ट ऑफ द पेपर का पार्ट इजीली हो जाए। जैसे ही तुम जैसे जीके फटाफट कर लेते हो कंप्लीट, उसके बाद एआर के क्वेश्चन टाइप जैसे फ्लॉगिज्म, अगर तुमने उसके कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो वो क्वेश्चन टाइम नहीं लेंगे। जितनी जल्दी जल्दी कर सको उन्हें करो, इजी क्वेश्चन फटाफट निपटा लो। उसके बाद टाइम बचता, जैसे जैसे टाइम जाता रहेगा तो मुश्किल क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। जितने इजी क्वेश्चन तुम उसमें से कर लोगे ना, तुम्हारा एट द एंड लगेगा कि तुमने पेपर में बहुत कुछ कर लिया है। सब कुछ क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें जल्दी से कर लेते हैं। इससे मतलब तुम्हारा पेपर सिस्टमेटिक तरीके से हो जाएगा। लास्ट में ये नहीं होगा कि तुमने सारे पहले स्टार्टिंग से चल रहे हो और कि बहुत सारा पेपर बचा है अभी भी, और ये मेरे को आता था कि ये रह गया। मतलब अगर इस तरह से चलोगे ना, तुम्हारा पेपर ऑलमोस्ट हो जाएगा। और मेनली बस यही है चीजें जो है। रीडिंग का ये सबसे बड़ा ध्यान रखना कि रीडिंग में तुम्हें 4-5 घंटे रोज रीडिंग करनी है। रीडिंग करोगे तो मतलब तुम्हें क्लैट में भी और इलेट में भी दोनों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्लैट में रीडिंग बेस्ड है, सारे पैसेजेस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो रीडिंग जब तक तुम्हारी अच्छी नहीं है ना, तब तक तुम्हारा फ्लैट होना बहुत मुश्किल है। आजकल बच्चों की बहुत ज्यादा मतलब रीडिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे, देखो सबका फोकस है रीडिंग। तो तुम्हें अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करनी ही पड़ेगी। रीडिंग स्किल्स में जितना फोकस करोगे तो तुम्हें क्लास में भी हेल्प करेगा। इलेक्ट में हमारा टाइम थोड़ा कंपेरेटिवली कम है, तो इसलिए रीडिंग स्किल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम पैसेजेस जल्दी से कंप्लीट कर सको और उससे फटाफट आगे बढ़ सको, ताकि अगर तुम्हारी रीडिंग स्किल्स अच्छी है तो। मेनली तो बस मेरे को यही बताना था, और मैं तुम्हारे 4-5 चीजें रिकैप के लिए हाईलाइट कर देता हूँ। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि तुम एक मॉक कॉपी जरूर बताना। शानू भैया ने कहा था कि मुझे भी स्पेशली कहा था भैया ने कि जो भी तुम मॉक दो तो उसको पहले तो अच्छे से एनालिसिस जरूर करो। प्लेन्स में हमारा हर मॉक का होता था, उसके बाद खुद भी थोड़ा टाइम दो। पहले मॉक एनालिसिस से पहले टाइम दो 1 घंटा। देखो कि तुम्हारी क्या गलतियां हुई, क्यों हुई। अगर तुमने ये क्वेश्चन का आंसर गलत मार्क किया तो क्यों किया, इसका रीजन, इसकी रीजनिंग क्या थी तुम्हारी, एग्जैक्ट रीजनिंग क्या थी, और क्यों गलत हुआ है क्वेश्चन। एनालिसिस में सुनो, अपने डाउट्स पूछो।
कि क्यों गलत हो रहा है, क्यों गलत हुआ, कि तुम्हारी रीजनिंग कहाँ मैच नहीं करी। उसके बाद उसको अपनी गलतियों को लिखो कि तुमने ये मिस्टेक करी, और उसको मेक श्योर करो कि अगली बार तुम्हारी ये गलतियां ना। मॉक एनालिसिस टॉपिक में अपनी सारी गलतियां लिखो और उसे डेली, मतलब मॉक से पहले जरूर पढ़ो एक बार, कि मैंने ये गलतियां करी, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। मतलब उसे हर बार अपने आप दिमाग को समझाओ कि अगर ये गलती मैंने पहले की थी तो अब मैं नहीं करूँ। तुम्हें इससे श्योरली अपने मार्क्स में काफी इंप्रूवमेंट दिखेगी। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है कि एफर्ट तुम्हें करने ही पड़ेंगे यार, कि मतलब रोज टाइम तुम्हें फिक्स करके रूटीन के हिसाब से चलना पड़ेगा। इसमें कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि तुम एक दिन में सारा कर लोगे और हो जाएगा। तुम्हें रोज एक रूटीन को फॉलो करना होगा, कि रोज रोज हमें ये चीजें करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ज्यादा टाइम, ये 3 महीने अच्छे से कर लोगे यार, तो तुम्हारा एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा तुम्हें। जब तुम्हें कॉलेज मिल जाता है तो तुम्हें खुद वर्थ इट लगता है यार, कि जो एफर्ट तुमने किए। जब दिसंबर में तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा ना, अगर तुम्हें जब कॉलेज मिल जाता है, तो अगले 6 महीने तुम इतना, मतलब अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हो कि तुमने एफर्ट्स किए उस टाइम। उससे तुम्हें इतना अच्छा कॉलेज मिला, सारी टेंशन दूर हो जाती है, तो बहुत ही फील करते हैं। अब ये एफर्ट्स करोगे तो बाद में मतलब बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। अब मैं तुम सबको एक 5 इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, लाइक पूरे सेशन का टाइप ऑफ रिकैप था, कि जो तुम्हें करनी ही करनी है रोज। एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को मास्टर कर लो, पहली चीज, कि AR के और CR। जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे। कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज इज न्यूज़पेपर, उसको रोज पढ़ो, एडिटोरियल्स पढ़ो, वो क्लैट के पैसेजेस में भी हेल्प करेंगे। पहले के टाइम में तो ऑलमोस्ट पैसेजेस उसी से आते थे, एडिटोरियल से। अब थोड़े कम हो गए हैं, बट उसको करोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। उसे क्वेश्चन फ्रेम करो। फ्रेम्स में भैया करते हैं, मतलब सब बताते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, इसके आंसर ऐसे हो सकते हैं। तो तुम उसका ओवरऑल व्यू मिल जाता है पैसेज का अच्छे से, कि कैसे करना है कैसे नहीं करना। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोकैबलरी, जैसे मैंने मेंशन किया है कि वोकैबलरी तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। फोर्थ थिंग है कि रीडिंग, डेली 3-4 आवर रीडिंग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा। और सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मॉक्स दो। वीकली एक मॉक तो देना ही देना जरूरी है, उसका एनालिसिस अच्छे से करो। प्रीलिम्स के एलिट के मॉक जरूर देना, चाहे किसी इंस्टीट्यूट के कुछ मत देना, बट प्रीलिम्स के जरूर देना। तो उसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो ही जाएगा। प्रीलिम्स की मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप, कि तुम्हारा सारा हर टाइप के क्वेश्चन कवर करवा देते हैं, मॉक्स की फॉर्म में या क्लासेस की फॉर्म में। बाकी जो बच्चे होते हैं, लाइक वो जो पेपर को देखते हैं ना, उन्हें लगता है कि ये नया है मेरे लिए, लाइक मैंने देखा नहीं हुआ इस टाइप का क्वेश्चन। पर तुम यहाँ से जब भी इनके मॉक्स दोगे ना फ्रेंड्स के, तुम्हें सब दिखेगा कि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं। तब तुम्हें मॉक्स में किया हुआ है अटेम्प्ट, तुम्हें एग्जाम के टाइम कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ भी अनफेमिलियर नहीं लगता। फ्लो में सब सारे क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। हमारे टाइम में जैसे क्लैट का तो रिसेंटली लास्ट के 3 मंथ्स में ही 120 का हुआ था, तो मेरे एवरेज स्कोर 80-85 रहता था इस टाइम पे। बाद में थोड़ा लास्ट में 90 तक हो गया था, 80-85-70, मतलब फ्लक्चुएट होता था। वो डिफिकल्टी पे डिपेंड करता है एक्चुअली। तुम्हारी मॉक्स में स्कोर से ज्यादा रैंक मैटर काफी करती है। मॉक की डिफिकल्टी कई बार ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कि तुम्हारी रैंक क्या आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने 2023 में देखा होगा कि 150 में से अगर तुम्हारे 97 आ रहे थे, तब भी तुम्हारी टॉप रैंक्स में थे तुम। इस बार वो बहुत ज्यादा 500 तक चला गया। तो डिफिकल्टी पे काफी कुछ डिपेंड करता है, कि एग्जाम की डिफिकल्टी कैसी है, तो इसलिए तुम रैंक्स पे फोकस करो मार्क्स से ज्यादा। इलेक्ट में आई वुड से 100+ सुपर स्कोर बहुत अच्छा है। हमारा पेपर पूरा काफी, इस साल से टाइम भी बढ़ा था, तो 105 मिनिमम स्कोर था। कि इस बार जो लास्ट बच्चे का एडमिशन सिलेक्शन हुआ है हमारे कॉलेज में, इट वॉज अबाउट 104 स्कोर। तो तुम्हें मतलब 100+ तो लाने ही लाने पड़ेंगे इलेक्ट में। मेरा भी अराउंड इसी तरह का स्कोर रहता था। प्लेन्स में थोड़ा कम हो जाता था, क्योंकि उनमें वेराइटी काफी होती थी और मॉक्स थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तुम्हें पता ही है प्लेन्स। तो बाकी में थोड़ा 100 के नियर अबाउट ही रहता था। और CA में, एक बच्चे ने पूछा CA में मेन मेन टॉपिक्स। टॉपिक्स वही है यार, कि कुछ टॉपिक जो कर सभी मैगजीन वाले करवा रहे होंगे वही मेन टॉपिक्स है। तो उसमें न्यूज़पेपर रोज पढ़ते रहोगे ना, कि तो तुम्हारा इलेट के पॉइंट ऑफ व्यू से सब हो जाएगा। इलेट में मेनली वन लाइनर्स आते हैं, और तुम्हारा फेमिलियर लगेंगे तुम्हें अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि तो तुम उसे देखोगे और तुम्हें लगे कि तुमने ना पढ़ा। मेनली होते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इलेट में मेरे मार्क्स से अबाउट, एक बार मेरे को चेक करने पड़ेंगे रिपोर्ट। इट वॉज अबाउट 105 एंड 105.75 समथिंग। इलेट में थे, एंड क्लास में मेरे अबाउट 92-93 मार्क्स।
अटेम्प्ट्स की बात हुई तो जितने अटेम्प्ट कर सको उतना बढ़िया है यार। अगर तुम अटेम्प्ट्स कम करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें मार्क्स कहाँ से मिलेंगे। अटेम्प्ट्स 150 एलेट के परस्पेक्टिव से बताऊं तो 150 में से जितने ज्यादा हो सके करो। मैं तो एक्चुअली 150 ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था। अभी तुम्हारी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, मतलब धीरे धीरे इवेंचुअली तुम अटेम्प्ट करते जाओगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। एट द लास्ट में 150 के 150 ही अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन में जैसे तुम्हें 50% भी पता है कि ये आंसर होगा तो उसे अटेम्प्ट कर दो। मतलब कि अगर तुम 4 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से चांसेस है कि एक सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा रैंडम गैसेस मारो, बट करो उसे। एटलीस्ट उसे अगर तुम्हें आता है 50% तो उसे करो attempt। जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना बेनिफिट रहेगा। रीडिंग का यार तुम अपने आप से इम्प्रूव करो कि तुमने कल जितने टाइम में वो पैसेज किया था, मतलब इतने वर्ड्स का पैसेज रीड किया था, तो कल मुझे इसे बेटर करना है। धीरे धीरे पहले पहले तो नॉर्मल बिना टाइमर के रीड करो। जब लास्ट के डेज मतलब लास्ट के 1-2 महीने पहले तुम ये टाइमर के हिसाब से करो कि कल मैंने इतनी देर में किया था तो आज मैं इसको थोड़ा और बेटर करूँ। अपने आप से टारगेट रखो कि ये मत सोचो कि मेरे को वो बच्चा ऐसे कर रहा है। तुम लोग अपने आप से टारगेट करो, अपने आप से कंपेरिजन। वही तुम्हारे मार्क्स इसलिए रीडिंग स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। अगर तुमने सारे 150 क्वेश्चन देखे ही नहीं है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अच्छा स्कोर करोगे। एटलीस्ट तुम्हें सारे 150 क्वेश्चन देखने हैं एक बार, मतलब तुम सबको कर सको। जो इजी क्वेश्चन था उनको इजीली उनको पहले कर दो ताकि बाद में डिफिकल्ट बचे। अगर वो तुम्हें नहीं भी आता है तो एटलीस्ट वही वही छूटेगा जो तुम्हें नहीं आता। क्लैट एंड इलिट का जैसे मैंने बताया कि दोनों मोस्टली सिमिलर है, कुछ चीजें हैं उसको तुम अलग से टाइम देना। अभी अभी जितने हो सके एआर के सारे कॉन्सेप्ट जल्दी से खत्म कर दो। 3-4 बार अच्छे से कर लो ताकि तुम्हें इसका क्वेश्चन दिया जाए तो तुम इजीली कर सको। एआर के कॉन्सेप्ट ग्रामर जो क्लैट से अलग चीजें हैं, जैसे ग्रामर एंड एआर, यही है मेनली जो अलग है क्लैट। बाकी दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं। दोनों में रीडिंग करनी है तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी। डेली शेड्यूल का तुम्हें रीडिंग के लिए न्यूज़पेपर के लिए रोज देना ही है देना टाइम। पहले स्टार्टिंग में तुम्हें 1.5 घंटा लगता होगा ऑलमोस्ट, धीरे धीरे 45 मिनट तक हो जाएगा। न्यूज़पेपर अच्छे से कर लो, उससे जीके का हो जाता है मेनली तुम्हारा। बाकी सबका तुम्हें अपने हिसाब से जैसे जिस टाइम जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है उसको अपने आप से शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सबका वो वेरी कर जाता है कि जैसे कि जब तक मेरे एआर के कॉन्सेप्ट नहीं होते मैं उसको आधा घंटा एआर को दूंगा ही दूंगा, मैथ्स को आधा घंटा दूंगा। तो सबके लिए तुम्हें टाइम डिवोट अपने आप करना पड़ेगा। अटेम्प्ट और एक्यूरेसी, ये मतलब ये क्वेश्चन काफी मेरे को अच्छा नहीं लगता कि अटेम्प्ट और एक्यूरेसी दोनों अलग अलग चीजें हैं। दोनों को साथ मैनेज करो। एक भी चीज पे करोगे फोकस तो यार दूसरा बिगड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अटेम्प्ट पे जाओगे कि अटेम्प्ट 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 करने हैं तो भी सही नहीं है। एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट लाओ कि अगर तुम्हें आता है थोड़ा बहुत भी तो उसे करने की कोशिश करो। अब ये नहीं कि बिल्कुल ही वाइल्ड गेस मार दो तो ऑब्वियसली तुम्हारे मार्क्स कटेंगे, पर तुम बिल्कुल वाइल्ड गेस मार दो। क्वांट में एवरेज अटेम्प्ट एंड मार्क्स वो डिफिकल्टी पे वेरी करता है। जैसे एवरेज अटेम्प्ट तुम 8 तो ऑब्वियसली 8 to 10 तो अटेम्प्ट कोशिश करो कि क्वांट से मैं एटलीस्ट 5 मार्क्स तो ले लूँ। अगर तुम्हारी क्वांट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है तो उसमें पूरे लाने की कोशिश करो यार। क्वांट इतना मुश्किल होता नहीं है, लोग उसे मुश्किल बना लेते हैं। कि उसके अगर तुमने अच्छे से पढ़ रखा है, क्वांट के कॉन्सेप्ट एक बार कर रखे हैं तो तुम्हें क्वांट्स में कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। 8 to 10 तुम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। उसमें से 5 मार्क्स लाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हारा स्ट्रांग है तो उसे पूरा करने की कोशिश करो। बाकी 5 मार्क्स तो मिनिमम तुम्हें लाने ही लाने हैं कौन। सेक्शनल्स तुम डेली दो यार, सेक्शनल्स दो यार। सबका अपना अपना होता है यार। जैसे मुझे मॉक्स देना ज्यादा बेटर लगता था तो मैं लास्ट के दिनों में लास्ट 1 to 2 मंथ्स में मॉक्स ही काफी देता था। एक ऑल्टरनेट डेज में मॉक्स देना मैंने शुरू कर दिया था। और उसके साथ अगले दिन में सेक्शन देता था। जैसे एक दिन मॉक दिया उसका एनालिसिस किया, जो भी उसमें से मेरा वीक सब्जेक्ट है उसको देखा, उसके जिसमें भी गलतियां मेरे सबसे ज्यादा हो रही है उसके सेक्शनल दिए अगले दिन। देन नेक्स्ट डे मॉक दिया। मतलब तुम्हें रोज कुछ ना कुछ रीड करना ही है, चाहे वो मॉक की फॉर्म में करो, डिफिकल्ट पैसेजेस पढ़ो या सेक्शनल दो। स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीके हाँ ये है कि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है तो उसमें तुम सब तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते। जो भी जैसे करंट में इशू चल रहा है, जैसे रैंडम कुछ भी चल रहा है तो उसका, जैसे ओलंपिक्स चल रहा है तो उसका सब कुछ स्टैटिक करो। जो भी ओलंपिक्स से रिलेटेड है उस वो सब कर लो। जो भी करंट में इश्यूज है एंड ऑल है
सबको उसका स्टैटिक पे ज्यादा फोकस करो, क्योंकि रैंडम कुछ भी नहीं देंगे, कई बार दे देते हैं बट उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते ना। जीके बहुत ज्यादा वाइड है, सब कुछ तो तुम कवर नहीं कर सकते। तो जो भी चल रहा है करंट में, उसको उसकी स्टैटिक पे ज्यादा फोकस। रिटेन जीके रिटेनिंग रिटेंशन का सबसे बड़ा यही है कि उसको 2-3 बार अच्छे से रीड करो। रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट है यार, कि उसको एक रिवीजन प्लान बनाओ अपना, कि तुम्हें आधा घंटा रोज जीके रिवाइज करनी ही करनी है। अब तो तुम्हारे पास वैसे भी कम 3 महीने ही बचे हैं, तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेली उसको तुम शेड्यूल बनाओ अपना, कि रिवीजन आज मेरे को इसमें जुलाई की जीके करनी है, अगस्त की जीके आज करनी है, मतलब रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, मेरा फोकस तो मैंने क्लैट पर ही था, बट यार तुम एलेट को इग्नोर नहीं कर सकते। क्लैट भी हो सकता है अनप्रिडिक्टेबल, क्लैट में सीट ज्यादा है मैं मानता हूँ, बट एलेट यार अगर तुम्हारा निकल जाए ना तो बहुत बेस्ट है यार। कॉलेज तुम्हें पता ही है, एनुअल डेली सेकंड रैंक है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तो मतलब दोनों को टारगेट लेके चलो, क्योंकि क्लैट का दिन तुम्हारा क्या पता कैसा जाए, अच्छा जाए ना जाए, तो मतलब दोनों एग्जाम्स को अपने परव्यू में रखो, तुम्हें दोनों एग्जाम अच्छे से देने हैं। मेंटल प्रेशर यार, प्रेशर तो देखो रहता है, तुम एक एग्जाम के लिए एक साल से प्रिपेयर कर रहे हो और उसका फाइनल है, बट प्रेशर हैंडल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। एक हफ्ता था लास्ट में कि मेरा क्लैट अच्छा इतना खास नहीं गया, तो मेरे को उससे कॉन्फिडेंस मिला ज्यादा कि अब मेरे को एलिट करना है। क्लैट तो हुआ नहीं अच्छे से, तुम एलिट तो निकालना ही पड़ेगा। उससे तुम्हें मोटिवेशन मिलती है, प्रेशर ना लो, प्रेशर को मोटिवेशन की तरह कन्वर्ट करके अपने एफर्ट्स पुट इन करो प्रॉपर। मॉक स्कूल देखो सबके एक बार गिरते ही हैं यार, मेरे भी गिरे थे। मेरा एटलीस्ट 120 मार्क्स की जब हमारे क्लैट के मार्क्स होते थे, उसमें मेरा एक बार लीस्ट गया था, 55 तक चला गया था। तो सबको होता है, डिमोटिवेट सब होते हैं, बट उनसे यार तुम अपनी गलती से सीखो, उसे डिमोटिवेट मत हो। एक ऐसा मोटिवेशन लो कि मैंने ये गलती करी, अगली बार मैं ये नहीं करूंगी, अगली बार मैं इससे और बेटर करूंगी, इससे बेटर स्कोर करूंगी। तो अपना माइंडसेट तुम अच्छा रखोगे ना कि मेरे को अगली बार बेटर करना है, वो इजीली होता नहीं है इतना, बट तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी यार एट द लास्ट। फैमिली प्रेशर देखो यार, तुम अगर एफर्ट्स करोगे ना तो फैमिली वालों को भी दिखेगा कि ये एफर्ट्स कर रहा है अच्छे से एंड ऑल, की ये पूरी मेहनत कर रहा है एग्जाम के लिए। तो वो भी समझेंगे कि ये चीज कि तुम मेहनत कर रहे हो, तो तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा ही ना। तुम कोशिश करो पूरी, उसके बाद देखो कि अगर नहीं होता है, देन फैमिली भी समझती है इनकी। गुड इवनिंग। आई हैड अ डाउट कि अगर मार्क्स जो है, अगर स्कोर एक जगह पे आके स्टक हो गए एंड लाइक ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, बस उतने ही रह रहे हैं, तो फिर अब उन्हें इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे? एक चीज भी हो जाता है ऐसा, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि तुम अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से करो, अपनी मिस्टेक्स को नोट करो कि तुम्हारी क्या क्या गलतियां हो रही है, और उसको अगली बार रिपीट ना करने की कोशिश करो। जैसे एआर में तुमने कोई कंसेप्ट गलत किया, तो उसे अच्छे से आके रिवाइज करो। सीआर में कुछ गलत किया, वोकैबुलरी एंड ऑल तो चलता रहेगा, देखो वो तुम सारे वर्ड्स नहीं कर पाओगे, बाकी जहां तुम इम्प्रूव कर सकते हो अपनी मिस्टेक्स को लिखो, और मॉक से पहले पढ़ के जाओ, ये मैंने गलतियां करी थी, इन्हें रिपीट नहीं कर, उसे तुम डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। तुम मॉक एनालिसिस अच्छे से करोगे ना कि तुमने यहाँ गलती करी एंड इस चीज को इम्प्रूव करना है मुझे, तो अपने आप तुम्हारा मॉक स्कोर बढ़ेगा। What was the thing that made you, I mean, that differentiated the All India rank from 750 in CLAT to 50 in ALET? वेरी गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन यार। इलेट में यार बस मैंने यार फोकस अपना मेरा बढ़ गया था। क्लैट जब मेरा अच्छा नहीं गया तो मेरे को मोटिवेशन ज्यादा थी कि मेरे को इलेट करना ही करना, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर इलेट नहीं गया अच्छा तो मैं चांस मिस कर दूंगा। तो मतलब ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं था, मैंने एफर्ट्स बस एलिट के लिए बहुत ज्यादा किए। एक जो हफ्ता था मेरा गैप था, उसमें मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था, पूरे अपने एफर्ट्स किए। एफर्ट्स एट द लास्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें राइट डायरेक्शन जहाँ से फ्लेम से मिल रही है यार, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। तुम्हें राइट डायरेक्शन मिल रही है, तुम फिर भी एफर्ट ना करो, तो वो तुम्हारे पॉइंट पे फॉल्ट है ना, कि अभी तुम्हारे पास 3 महीने हैं, तो उसमें अपना पूरा एफर्ट्स दो एट द लास्ट, तुम्हें ताकि रिग्रेट ना हो कि मैंने अपने एफर्ट्स दिए, बस ये डायरेक्शन थी, अब मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे करूंगा, तो उससे तुम्हें एट एंड रिजल्ट मिलता है। वही चीज होती है कि जो तुम्हारी रैंकर बनाती है। मॉक देखो, मॉक तुम्हारे लिए एक वही लर्निंग है ना यार, कि मॉक तुम्हारा अच्छा नहीं जा रहा तो क्यों नहीं गया, उसके रीजन तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे।
मेरा एग्जाम में था कि यार हमारे में बहुत ज्यादा इजी आया था पेपर, जैसे भैया ने मेंशन किया था कि इजी, भैया ने मुझे जस्ट जैसे मैंने क्लैट का एग्जाम दिया, मुझे भैया के वर्ड याद आए कि अगर पेपर इजी आ गया तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, कि उससे रैंक का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि एक एक मार्क्स से। और कुछ क्वेश्चन वॉक भी थे, वो तो था ही, बट मैंने मेनली जो मेरी गलती थी तो सिली मिस्टेक्स करी मैंने क्लास में। मतलब मेरे को ये था कि मेरे को जल्दी से पेपर कंप्लीट करना है, उस चक्कर में मैंने कई क्वेश्चन को ओवरलिक कर दिया, इससे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे मैंने माइन्यूटली नहीं, जो मेरी मॉक्स में भी गलती रही थी, बट मैंने वहां पर उसको ओवरलुक किया। तो तुम्हें बस यही चीज ध्यान रखनी है कि जो तुम गलतियां मॉक्स में कर रहे हो, जो तुम डी डे पर रिपीट ना करो, वही तुम्हें डिफरेंशिएट करेगी बाकियों से। कि जो तुम मॉक से लर्निंग्स ले रहे हो उसे तुम डी डे पर गलत ना करो, उसे डी डे पर ध्यान रखो, और कंपोज माइंड कंपोज करके अच्छे से उनको करके आओ। मॉक को दो, मॉक को तुम दे रही हो उसे एज अ डी डे ही लो, कि तुम एक फाइनल अटेम्प्ट दे रही हो अपना, उसमें जो गलतियां होती है उनसे एज अ लर्निंग लो और अपना क्लैट का एग्जाम दे। तो यार मुझे थोड़ा स्पेसिफिक डाउट है, क्योंकि मेरी लाइक आरसी थोड़ी वीक है। तो उसमें यूजुअली क्या होता है, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें डायरेक्ट ऐसे दिखने में तो लगता है कि हाँ इजी होंगे, लेकिन यूजुअली क्या, फर्स्टली क्या होता है कि कई डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पैसेज में लाइन टू लाइन नहीं लिखे होते। एंड स्पेसिफिकली टोन्स और स्टाइल्स जो हैं, अब उसमें यूजुअली हमें नॉर्मल टोन स्टाइल्स के नाम पता होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है उसके बहुत ही वेरिड नेम्स आ जाते हैं, तो वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते उसकी वजह से, ना क्वेश्चन ही नहीं इसी वजह से अटेम्प्ट हो पाता कि क्योंकि मतलब ही नहीं समझ आ रहा है कि ये टोन है क्या। तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? देखो टोन्स का तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बेसिक टोन्स तो सबको पता होती है, जो उसमें डिफिकल्ट टोन्स है तो हमें उनको उनको समझना पड़ेगा कि उनके मतलब क्या है एंड ऑल। टोन्स की तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी, बाकी फिल्म्स में भी करवाया था भैया ने, तुम्हें करवाएंगे, अभी हो जाएगा वो सब भी, तो उससे टोन्स का तुम्हारा हो जाता है कवर। बाकी यही जो पैसेज की समझने की बात है वो वोकैबलरी से होगी, तुम्हारी वोकैबलरी बेटर होगी तो तुम्हें वही लाइन समझ आएगी, तभी तुम उसका क्वेश्चन के आंसर कर पाओ। एक डाउट आया है कि व्हाट शुड बी द राइट अप्रोच टू अटेम्प्ट एनी मॉक, अरिहंत? एंड फ्रॉम एलिट परस्पेक्टिव तुम क्लैट देखो तो क्लैट जैसे मैंने क्लैट। तुम्हें बताया, क्लैट के परस्पेक्टिव से अपनी पहले स्ट्रैटेजी बनाओ, तुम्हें ये सेक्शन सेक्शन पहले करना है। मैं क्या करता था, जैसे हमारे क्लैट एग्जाम में क्या होता है, 3 हेवी रीडिंग सेक्शन होते हैं, सीआर, लीगल एंड आरसी। एंड जीके और मैथ्स में इतनी रीडिंग नहीं होती, तो उन्हें मैं जैसे एक पहले हेवी रीडिंग सेक्शन किया, से इंग्लिश कर लिया पहले, देन उसके बाद जीके कर लिया, उसके बाद सीआर, देन, ताकि एक तुम्हें इसका वो ना हो कि तुम्हें कॉन्टिन्यूसली बहुत ज्यादा रीडिंग करनी है और उससे तुम थक जाओ, ताकि तुम बीच में रिलैक्सेशन मिले। सबकी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, पहले अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे ये सेक्शन पहले करने हैं, उसके हिसाब से देखो कि तुम्हारे लिए क्या ज्यादा बेटर वर्क कर रहा है, उस हिसाब से अपना मॉक को अप्रोच करो, और हर एक सेक्शन के लिए टाइम फिक्स करो कि इस टाइम में मुझे सेक्शन करना ही करना है। अगर इससे ज्यादा टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो उस सेक्शन को मैं छोड़ दूँ, उसमें और टाइम नहीं दूँ, बस ये इंपॉर्टेंट है। आपके क्लैट में अटेम्प्ट कितने थे और एलिट में अटेम्प्ट कितने थे? एलेट में मेरे अबाउट 148 कुछ अटेम्प्ट थे एंड क्लैट में 118 कुछ अटेम्प्ट। क्या स्कोर रहा क्लैट में और एलिट में? क्लैट में मेरा स्कोर था 92 समथिंग एंड एलेट में इट वाज अबाउट 105.75। देखे, क्लैट में 92 पे रैंक कितनी गई, 7 पे, 750 के करीब। देख रहे हो रैंक कहाँ कहाँ भाग रही है। नेक्स्ट डाउट इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जीके में हम क्या एनालाइज करें, जीके क्वेश्चन याद कर लें या क्या, हाउ टू एनालाइज करंट अफेयर्स? जीके का सबसे इम्पोर्टेंट है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि टॉपिक है कोई भी, उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। तुम ये भी कर सकते हो कि क्रैम कर लो कि जो भी आया उसे पढ़ लो, और उस टॉपिक्स को थोड़ा देखो कि किस तरह से उसमें क्वेश्चन पूछे, तो बाकी टॉपिक को भी उसी तरह से तुम्हें क्वेश्चन उस तरह के करने हैं। जैसे किसी भी क्वेश्चन से कोई डेट आ गई या किसी का नेम आ गया, तो वो नेम की क्यों इंपॉर्टेंट था, कि वो उसका फाउंडर था, समथिंग, कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे हैं, ताकि बाकी टॉपिक्स को भी तुम उसी पैटर्न से कर सको। ये मेन है जीके के एनालिसिस। भैया मुझे एक डाउट था, लाइक जैसे भी आपने कहा था कि क्लैट में आपका थोड़ा सा स्कोर लो इसलिए गया था क्योंकि आपने अटेम्प्ट के पीछे ज्यादा काम करा था और आपने मेन पॉइंट छोड़ दिए थे। तो लाइक जो ये करंट सिचुएशन ये मेरी है, मैं जब भी मॉक देता हूँ लाइक क्लैट और इलेट दोनों का,
मैं अटेम्प्ट के पीछे बहुत ज्यादा भागता हूँ। लाइक मेरे क्लैट में एवरेज अटेम्प्ट 115 रहते हैं और मेरे एलेट में एवरेज अटेम्प्ट 135 रहते हैं। बट लाइक मैं एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मेरी 60% एक्यूरेसी रहती है। पर मेरे दिमाग में लाइक ये बात रहती है कि अटेम्प्ट भी जरूरी है, एक्यूरेसी भी जरूरी है। तो लाइक जो ये एक तरह की हंगर है, लाइक इससे हम कैसे डील कर सकते हैं? उसके साथ तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। देखो कि जो अभी तुम क्या कर रहे होगी कि क्वेश्चन तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है तो उसे कर रहे हो, तो तुम रिड्यूस करने की कोशिश करो, इसे थोड़ा श्योर हो फिर करो। मतलब जो क्वेश्चन में तुम्हें जैसे 50-50 है वो कर दो। 25% डाउट है, मतलब तुम्हें थोड़ा बहुत ही आता है कि दो ऑप्शन तुम एलिमिनेट कर रहे हो तो कर दो। और तुम तीन ऑप्शन में कंफ्यूजन है तो उसे ना करो। उसी से तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी कि जितना तुम्हें आता है उतना करो। मतलब फालतू क्वेश्चन को जैसे वाइल्ड गेस मार देते हैं कई बार हम, कुछ क्वेश्चन हमें लगता है कि ये हो सकता है, तो हम श्योर नहीं होते, तो बस हमारी इंस्टिंक्ट कहती है, तो उन क्वेश्चन को ना करो। यही है मेरी, उससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अटेम्प्ट तुम्हें एट द लास्ट करने ही पड़ेंगे। जैसे हमारा क्लैट था, उसमें जिसने भी कम अटेम्प्ट किए, 100 से कम भी अटेम्प्ट किए, वो ऑब्वियसली रेस से बाहर हो गया। कि तुम जब तक अटेम्प्ट पूरे नहीं करोगे तो तब तक तुम कैसे ही मार्क्स स्कोर कर पाओगे। वही कि मतलब तुम जैसे 100 अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें से तुम्हारे दो तीन भी गलत हुए तो 95 तक स्कोर तुम्हारा जाएगा। तो यही है ना कि अगर अटेम्प्ट तुमने 100+ नहीं किए तो एक्यूरेसी का भी क्या फायदा। But yeah, as you told, you missing NLS became a motivation for you to crack ALET, right? So if you were very much connected to NLS Bangalore to have a seat there, but you missed it, how would have you managed or compromise yourself to miss NLS and go to any other colleges? Because I personally दैट मच have, कनेक्टेड, या आई वाज नॉट yeah, नॉट दैट because मच कनेक्टेड टू एनएलएस कि मुझे एनएलएस ही जाना है। माय पॉइंट वाज कि मुझे एक बेस्ट कॉलेज में जाना है। एनएलएस एंड एलयूडी आर बोथ वेरी गुड कॉलेज, उनको आप देखोगे ज्यादा I अच्छे कॉलेज agree, माने but जाते हैं दोनों। yeah, I agree. I'm not differentiating them in terms of good or bad. But if I या personally want NLS and I'm not ready to accept NLU, how should I deal with that? यू I हैव don't टू know what I'm एक्सेप्ट asking is ना right कि or wrong. एनएलएस, या इट्स लाइक तुम रिजिड ना हो इतनी कि तुम्हें एनएलएस नहीं मिला, तुम्हारे पास वही ऑप्शन है। लाइक एलयूडी भी अच्छा कॉलेज है, मेरा कुछ ऐसा फिक्स पर्सपेक्टिव नहीं था कि मुझे एनएलएस ही जाना है। इट इज अ गुड कॉलेज इसलिए मुझे वो चाहिए। एलयूडी भी गुड कॉलेज है तो वो मेरे लिए वो भी बेटर है। मतलब Okay. डेस्टिनी पे भी डिपेंड करता है यार कई बार कि तुम्हें अगर एनएलएस नहीं मिला तो क्या पता एलयूडी के पास तुम्हारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज हो। मतलब Okay. अपना पर्सपेक्टिव ये मत शिफ्ट रखोगे कि एनएलएस ही जाना है, मे बी एलयूडी बेटर, क्योंकि दोनों इक्वल Right. टर्म्स पे ही कंसीडर किए जाते हैं, मानते हो ये बात। Right. या तो मैं तुम्हें एक बार लास्ट 7 डेज का बता देता हूँ कि जो क्लैट और इलेट के बीच का गैप था उसमें मैंने कैसे अप्रोच किया। जब उसमें स्पेशली था कि मेरे एआर के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो फ्लेम्स की भैया ने उस टाइम सबके लिए ओपन रिवीजन क्लासेस ली थी। उससे मेरे सारे एआर के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से हो गए थे। मैंने डेली एक मॉक दिया, उसका अच्छे से एनालिसिस किया कि लास्ट लास्ट मोमेंट में मैं क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ। और जो मेरी सारी मंथ्स की जीके थी जैसे जून जुलाई, उनको वन एक डे पे मैंने जून की जीके करी, एक डे पे जुलाई की करी। लाइक एक दिन पर्टिकुलर दिन दिया कि इस दिन में ये जीके करो। जीके कवर करी, एआर के कॉन्सेप्ट, एनसीआर के कॉन्सेप्ट की भी सारी रिवीजन करी। क्लासेस में वैसे हो जाते हैं कॉन्सेप्ट, बट लास्ट में तुम्हें उनको एक बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है कि अगर तुम जब तक रिवीजन नहीं करोगे तो तुम एग्जाम में उसको कैसे कर पाओगे। तो मेनली लास्ट 7 डेज में मैंने यही किया। बेटा लास्ट 7 डेज में जिसने पूछा, मॉर्निंग में 9 AM पे मैं बैठता था, शाम के 4 बजे उठता था। ठीक है। ये तो भैया भैया ने लगा लो पूरा दिन क्लासेस हुई थी ऑलमोस्ट, सारे दिमाग ईयर के खराब था सब्जेक्ट हमारा पढ़ते हैं। कि जब क्लैट का हाँ, पेपर इजी आ गया, मेरे को लगा गेम होने वाला है। होना 7 दिन वही। में क्या हुआ कैसे हुआ, इट इज वेरी डिफरेंट। जो एक्सपीरियंस किया वो जानता है कि कंटिन्यूसली क्लासेस हुई थी बिल्कुल क्या। क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि फ्लेम से आपने क्या सीखा। गेम से यार बहुत कुछ सीखा यार। पर्टिकुलरली तुम एग्जाम से तो बहुत ज्यादा चीज सीखते हो कि एग्जाम की प्रोसेस ही ऐसी है। उसका फिल्म तुम्हें कई सारी वैल्यूज देता है। तुम सिर्फ पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में नहीं सीखोगे, हाँ एग्जाम से बहुत ज्यादा वाइड एरिया कवर होता है कि तुम वैल्यूज लोगे, बहुत कुछ सीखोगे यहाँ पे यार, बहुत ज्यादा कुछ। एग्जाम कॉलेज में भी, जब तुम कॉलेज में भी आओगे ना, फ्लेम तुम्हें इनडायरेक्टली करेगा। हमारी अगली कम्युनिटी है फ्लेम्स की तो पूरी, किसी को कोई भी हेल्प चाहिए होती है तो वहां पे टेक्स्ट कर सकते हो आप,
चानू भैया, उनको कभी भी मैसेज करो, उनका रिप्लाई आएगा। कभी भी करो, आपको कभी भी याद है, फ्लैट से 2-3 दिन पहले ही उनका मैसेज आया था कि अरिहंत कोई दिक्कत है तो बताओ। उन्होंने स्पेशल एक सेशन लिया मेरे लिए कि मेरे को कोई भी दिक्कत आ रही है, मतलब तुम यार एट द लास्ट एक बिल्कुल सही में जो रियल भैया है ना, उनकी तरह हेल्प करेंगे चानू भैया। सारे हेल्प करेंगे, कोई भी फ्लेम से जुड़ा हुआ है ना, तुम उसको जाके बोलोगे कि मैं फ्लेम से हूँ, वो अपने आप एक बहुत अच्छे से बिहेव करेगा तुम्हारे साथ। उसको लाइक अपनापन फैमिली टाइप लगता है कि ये फ्लेम से है, उसकी मैं हेल्प करूंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सच में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। समझ गए? इंसान बनकर निकलोगे यहाँ से, है सही ना? में भैया बहुत। इन्हें धीरे समझ में आएगा आर्यन। भैया मुझे एक डाउट था, लाइक जैसे आपने कहा था कि अभी हमारी मॉक की फ्रिक्वेंसी लाइक एक वीक में एक मॉक तो होना चाहिए, पर लाइक मुझे एक ये वीक डाउट है, में अगर हम, भैया। हाँ अगर हम क्लैट और इलेट को एक साथ लेके चल रहे हैं, लाइक हमें कितने टाइम बाद क्लैट और इलेट की मॉक देने चाहिए? लाइक एक इलेट एक क्लैट, दो क्लैट एक इलेट, लाइक ऐसे कितना डिफरेंस लेना चाहिए? तुम क्या कर सकते हो कि फ्लैट और रेट दोनों का एक मॉक दो, मिनिमम दो। फ्लैट के तुम बढ़ा सकते हो वीकली की 3 मॉक्स दे लिए, 2 दे लिए, 4 दे लिए, इलेट का एटलीस्ट एक दो। और तुमको गैप आएगा फ्लैट इलेट का, उस दिन रोज देना होगा, ताकि तुम कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में आ जाओ कि मुझे जो इलेट का तुम्हारा एग्जैक्ट टाइम होता है 11 PM से होता है, 11 AM से होता है आई गेस एग्जाम शुरू, तो 11 AM से 2 घंटे तक तुम्हें मॉक डेली देना है, ताकि तुम उस प्रोसेस में आ जाओ कि डेली मुझे कैसे एग्जाम को अप्रोच करना है। उससे तुम्हें बहुत इफेक्टिव लगेगा, तुमको खुद रिजल्ट मिले। तो भैया लाइक करंट सिचुएशन पे लाइक कैसे हफ्ते में कितने क्लैट के और कितने इलेट? इलेट इलेट का एटलीस्ट एक दो और फ्लैट के दो दो। उसको धीरे फ्लैट के धीरे धीरे बढ़ा लो, जैसे जैसे एग्जाम नियर बाय आता है 3 कर लेना, 4 कर लेना। उसका ओके। एनालिसिस अच्छे से करना, मॉक्स की क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्वांटिटी के ऊपर मत जाओ, क्वालिटी के ऊपर जाओ। कि भैया, व्हाट वाज योर स्कोर इन फ्लेम्स क्लैट मॉक? ऑल इंडिया मॉक हुआ था। वो तुम्हें रियलिटी चेक दे देता है कि कैसे, मतलब तुम कहाँ स्टैंड कर। एक तो बहुत सारे बच्चे देते हैं उसे, और उसमें क्वेश्चंस भी मतलब काफी डीप टाइप होते हैं कि अगर पेपर मुश्किल से मुश्किल भी आ जाए ना, तो तुम उसे कर सकोगे, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने फ्लेम्स का मॉक दिया हुआ है, कितना ही मुश्किल पेपर आ जाए मैं कर लूंगा, मैं एटलीस्ट अच्छा स्कोर कर लूँ। बहुत सीखने को मिलेगा। डन। और कोई डाउट किसी के? सो लेट मी कंक्लूड, क्योंकि टाइम भी है अपने पास, है ना? सो दो तीन पॉइंट है जो हमने बहुत कुछ सीखा आज के सेशन से, स्पेशली विथ अरिहंत, कि इट्स ऑल अबाउट द कंसिस्टेंसी, इट्स ऑल अबाउट द ट्रस्टिंग द प्रोसेस। जितने भी गेस्ट सेशन यहाँ पर हो रहे, जितने भी बच्चे आकर आपको बता रहे, वो क्या बोल रहे हैं? कि प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। प्रोसेस क्या बोल रहा है? प्रोसेस बोल रहा है कि क्लास के कॉन्सेप्ट को ध्यान से लेकर चले, कॉन्सेप्ट को पकड़ने के बाद जो फ्लेम्स के टॉपिक सीट एंड सेक्शनल सीट आपको दिए गए हैं, उसको सॉल्व करो, यहाँ के डाउट इनसे पूछो। अरिहंत से आप जो रात के 2-2 बजे जो डाउट पूछते हैं ना, जब आप अक्टूबर में आएंगे तो सुबह के 4-5 बजे तक डाउट सॉल्व हो रहा है। सुबह के 4-5 बजे तक। अगर झूठ बोल रहा हो तो अरिहंत भाई गलत बोल रहा हूँ क्या? सही बात है भैया, बिल्कुल। कभी भी मैसेज करो भैया को, डाउट का रिप्लाई आता ही है। आएगा ही आएगा। सेशंस चलते हैं रात, तो रात रात तक सेशन करें, पूरी पूरी रात चले हैं। तो जैसे जैसे एग्जाम नियर बाई आएगा, वैसे वैसे यहाँ पर दिन पर दिन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनती जाएगी। आप समझ रहे हो? हाँ, 3-3 बजे 4-4 बजे सेशन लग रहे हैं अलग लेवल पर, तब सिलेक्शन निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं ना, वो बच्चे वो नहीं है जिनके 12th में 99% आकर बैठे हो। यहाँ पर वो है जो 10 से स्टार्ट है, 12 से स्टार्ट है, 20 से स्कोर कर रहे हैं। उनके ड्रीम है, उनके बहुत सारे स्ट्रगल्स है, लाइफ के चैलेंजेस हैं बहुत सारी चीजों को लेकर। वो यहाँ पर आके ड्रीम देखना स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश अच्छी नहीं है। सो दिस इज वेरी डिफरेंट प्लेस। इसलिए अरिहंत की जो कहानी इज वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। अभी नेक्स्ट वेदांत आने वाला है, वेदांत को सुनना। वो बताएगा अपने बारे में, द मोस्ट ओवर थिंकिंग गाय एवर मेट इन माई लाइफ। हमेशा ओवर थिंक करना। सो अरिहंत इज वेरी काम एंड कंपोज। ये शुरू से बहुत काम एंड कंपोज, डाउट्स बहुत, डाउट नोट डाउन करके पूछेगा, उसके बाद एट रैंडम पूछेगा कि हाँ ये डाउट आ गया। अदरवाइज ही इज वेरी काम। वो क्लासरूम में कभी डाउट नहीं पूछता था। कभी पूछ दिया तो अदरवाइज मेरे को लगता है कि 99% डाउट नहीं पूछा उसने, जितना उसने चैट पे डाउट पूछा या डाउट ग्रुप पे पूछ दिया। 1-to-1 सेशन ज्यादातर लेता था क्लासरूम के बाद। क्या लास्ट टाइम पे मैंने बोला कि एक सेशन मेरे को देना है, क्योंकि एक था कि पर्सनालिटी अच्छी बन गई है,
पर एक डर होता है, क्योंकि जब आप हमारे साथ होते हैं हमें पता चल जाता है क्या दिक्कत होगी। और क्लैट में जो परफॉर्म किया, बोले ओके फाइन, लेट्स कम टू द एलिट। तो क्या आप समझ रहे हो, दोनों एग्जाम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो मेक श्योर दैट कि तुम सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, डाउट पूछो, जितने भी पर्सनल मेंटरशिप चल रहा है अपने मेंटर के पीछे दौड़ जाओ यार। पढ़ना तुम्हें, सीखना तुम्हें, एकदम पर्सनली टेस्ट मत करो, ग्रुप पे डाउट पूछो, कहो कि मेरा सेशन लीजिए, नहीं ले रहा है मेरे को टैग करो, ताकि हर चीज ऑन रिकॉर्ड हो। दिस इज योर प्लेस, यू आर गोइंग टू बिल्ड अप दिस प्लेस। आर यू गेटिंग इट? सो मेहनत करके फिर जब मॉक दे रहे हो, मॉक सिर्फ फ्लेम्स के मॉक का नहीं देना है, किसी भी कोचिंग का मॉक उठा लो, उसको भी देना है। कॉन्फिडेंस की लेवल ये होनी चाहिए कि आप किसी को भी उठा रहे, पिकअप कर रहे हैं, नंबर बराबर गिर रहा है 80 90 95। दैट्स हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पेपर। अगर तुम किसी सिर्फ तुम फ्लेम्स का ही मॉक दे रहे हो, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू मेक ए पेपर इन ए प्रिडिक्टेबल मैनर। बट क्लैट इज मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल तब रहेगा जब तुम डिफरेंट कोचिंग एक्सप्लोर करोगे, उनके मॉक को दोगे। मॉक दो डरो मत। इसकी डरना नहीं है कि भाई मॉक देंगे, कॉल आएगा, रिजल्ट छप जाएगा, डोंट गिव। तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ में कौन इनपुट दे रहा है, दैट्स इट। तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें एक्सप्लोर करना है इन चीजों को। मॉक दो, मॉक देने के बाद उस मॉक के एनालिसिस करो, हमसे डाउट पूछो, किसी भी कोचिंग के डाउट पूछ दो, फिल्म डाउट पूछो। डाउट पूछने के बाद पेशेंस रखो पहले क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। जब वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है फिर फैकल्टी के पास जाओ, फैकल्टी से नहीं सॉल्व हो रहा है फिर कहीं और जाओ, नहीं सॉल्व हो रहा है खुद से देखो, नहीं हो रहा है मेरे को टैग कर दो। एट द एंड वो सॉल्व हो जाएगा, एट द एंड वो सॉल्व हो जाएगा। टाइम लगेगा 2 दिन, लेकिन तुम बहुत अलग सीख कर जाओगे। आंसर की से, सॉल्यूशन की से डाउट पूछना बंद करो। आंसर की स्वीट पॉइजन होता है। डायरेक्ट अप्रोच करो ग्रुप पे। आर यू गेटिंग इट? और स्ट्रैटेजी बनाओ, जो कितना काम से बोला कि तुम्हें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि तुम जो कल का मॉक दे रहे हो वो मॉक किस लिए दे रहे हो। आरसी ठीक करने के लिए दे रहे हो, सीआर के लिए दे रहे हो, लीगल के लिए दे रहे हो, ओवरऑल दे रहे हो, क्वांट्स के लिए दे रहे हो। तुम्हारे मॉक की वैल्यू अगर तुमने लीगल के लिए दिया, इन दिस मॉक आई विल स्कोर मोर देन 20+ इन दिस मॉक, तुम्हारे मॉक का टारगेट है 20+, तुमने लीगल में 20+ लाया, अदरवाइज और कोई मतलब नहीं उस मॉक का। रिमेनिंग में तुम क्या परफॉर्म किया कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी उस मॉक की वैल्यू लीगल में 20+ की थी, तुमने वही टारगेट सेट किया था खुद को लेकर। अगर तुमने अटेम्प्ट को लेकर टारगेट सेट किया कि 100+ अटेम्प्ट होना चाहिए, तो अटेम्प्ट शुड बी टारगेट। अगर एक नहीं भाई अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी भी है कि अटेम्प्ट रहेगा 100, स्कोर रहेगा 60, तो फिर तुम उस अप्रोच में मॉक दोगे। तो एवरी वन हैव देयर ओन वे ऑफ स्ट्रेटेजी। डोंट ट्राई टू पुट योर शूज इन, नॉट पुट योर लेग इन समवन शूज। दूसरे के जूते में अपना पैर मत रखो, अपने ही जूते में अपना पैर रखो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव, गेटिंग इट? सो वंस अगेन आई एम कंक्लूडिंग द सेशन। वंस अगेन अरिहंत, थैंक यू सो मच। इट मीन्स अलॉट भाई, इट रियली मीन्स अलॉट। थैंक यू भैया, ये तो मेरी ड्यूटी है कि यहाँ से मैंने कुछ सीखा है तो मेरे को एटलीस्ट आना चाहिए यहाँ। आना ये तो चाहिए। है ही भैया। सो सेशन कैसी लगी, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। आने वाले टाइम में अरिहंत तुम्हें डाउट क्लियरेंस ग्रुप पे दिखेगा, जहां पर तुम्हारे डाउट अभी को भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे डीएम कर सकता है। मैं आईडी दे तो दूंगा, उसमें ठीक कुछ है? डाउट्स का आंसर। कोई तुमको यहाँ पर मना नहीं करेगा, तुम पढ़ना चाहते हो, यहाँ पढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, है ना? चलो, तो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट, जस्ट मेंटेन स्माइल योर फेस बिकॉज स्माइल इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। साइनिंग ऑफ दिस साइड, सानू, जय हिंद, टेक केयर गाइज।